हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं बीकॉम का बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ और इसकी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं और ये पहला ही चैप्टर है जो हमारा इतना बड़ा हो चुका है कि बहुत सारी वीडियोस बन चुकी है ऑलरेडी इसकी। बट बच्चों क्या करें, ये टॉपिक ही इतना लेंथी है तो इसका हम कुछ कर नहीं सकते, सारी चीजें हमें करनी ही पड़ेगी, राइट। हाँ, फिर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ दिए आपके ऊपर कि आप रीड कर लेना, क्योंकि अगर मैं एक ही क्वेश्चन अगर आपको समझाने बैठा तो ये बहुत लंबा खींचने वाला है ये टॉपिक हमारा। और इसी वजह से बच्चे इसका जो ट्यूशन होता है आप बहुत टाइम पहले से कम तो 4 महीने तो इसको चाहिए इसको पढ़ने के लिए। और अगर आप चाहते हो कि ये सब आप 1 महीने के अंदर पढ़ो तो टाइम तो आपको लगेगा इसमें, तो ये बात आपको समझनी ही पड़ेगी। बट फिर भी क्योंकि मैं भी समझ रहा हूँ कि टॉपिक बहुत ज्यादा हो चुका है लेंथी, तो अपनी साइड से जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वो सभी मैं आपको समझाऊंगा अब। और ये अब सिर्फ 2 वीडियोस में खत्म हो जाएगा, एक आज की वीडियो और एक कल जो वीडियो आएगी उसमें खत्म हो जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक है वो 3 टॉपिक यहाँ हम कवर करेंगे, जल्दी कवर करेंगे, डीपली नहीं जाएंगे। इसके मेन जो पॉइंट है वही डिस्कस करेंगे, दैट्स इट। एक है आपका आज का जो टॉपिक है वो है वॉइड एग्रीमेंट, कि जो आपका जो ठहराव होता है वो व्यर्थ मतलब खराब कब हो जाता है, किस कंडीशन में खराब हो जाएगा, इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है। ये आप जब अनुबंध करते हो उसका भी जो पॉइंट है, जो इसके इसेंशियल पॉइंट है वो इसके भी पॉइंट है, लेकिन थोड़े से अलग तरीके से बताए हुए हैं, तो वो भी देख लेंगे। उसके बाद जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं इसके। और उसके बाद परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट, हालांकि ये वाला टॉपिक इस वीडियो में शायद ही कवर हो पाएगा, बट फिर भी मैंने इसमें ऐड इसलिए कर लिया ताकि 2 वीडियो में खत्म हो जाए आपका ये पहला चैप्टर, इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड किया है। और होप सो अब ये वीडियो अगर 40 मिनट से ऊपर अगर चली गई तो कुछ कह नहीं सकते, बट कोशिश मेरी रहेगी जितना जल्दी हो सके उसको इतनी जल्दी खत्म करो इस वीडियो को। और उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट वीडियो जो कल आएगी उसका टॉपिक भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ, वो है बेटा टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब अनुबंध की जब समाप्ति होती है तो किस किस कंडीशन में समाप्ति हो सकती है। एक तो बहुत ही सिंपल है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन जो आपने रखी थी वो फुलफिल हो जाए। फॉर एग्जांपल कि आपने किसी पर्सन को कहा कि भैया 2 साल तक यहाँ पे जॉब करोगे, देन उसके बाद फिर आप जा सकते हो, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया 2 साल का, 2 साल तक उसने जॉब करी, आपने उसको सैलरी दी, काम खत्म हो गया, तो एक तो वो टर्मिनेशन हो गया। लेकिन किसी और रीजन की वजह से भी बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट आपने जो किया है, जो अनुबंध किया है, वो बीच में भी कई बार टूट जाता है, तो क्या रीजन है टूटने का, किस किस वजह से वो खराब हो सकता है, तो वो हम यहाँ पे टर्मिनेशन देखेंगे कि अनुबंध की समाप्ति किस किस कंडीशंस में हो जाती है। और लास्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम तोड़ते हैं बच्चे तो ऐसे में उसकी रेमेडीज क्या आपको मिलेगी, उसका उपचार क्या होगा, कानून की नजर में आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं उस चीज के, या आपके पास ऑप्शन क्या क्या है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका तोड़ता है, या अगर आप तोड़ते हो तो आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, वो हम इसके अंदर देखेंगे। और यही हमारे 2 वीडियोस में बेटा कंप्लीट हो जाएगा, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। चलिए आपके सामने सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव एग्रीमेंट एक्सपेशली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। ऐसे कौन से ठहराव है, ऐसे कौन से एग्रीमेंट है जो क्लियर तरीके से व्यर्थ मतलब कि जिनका कोई मतलब ही नहीं है, आप उसको घोषित कर देते हो कि ये ठहराव मान्य नहीं है। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन और इस सिंपल से एक आंसर है बच्चे कि जो ठहराव या जो समझौता, एक ही बात होती है, ठहराव समझौता है सेम चीज है, एग्रीमेंट ही होता है वो। जो ठहराव कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, या आप कह सकते जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, जो ठहराव अनुबंध नहीं बन सकते, वो सभी ठहराव आपके व्यर्थ ठहराव कहलाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन दी। ऐसे ठहराव जो अनुबंध नहीं बन पाएंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, व्यर्थ के ठहराव हो जाएंगे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है मैं जल्दी से पढ़ देता हूं बेटा, डीपली नहीं जाऊंगा, आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो बाद में पॉज करके वीडियो को। क्या लिखा हुआ है, कोई भी समझौता या ठहराव कानून द्वारा तभी परिवर्तनीय होता है जब उसमें अनुबंध के समस्त मूल तत्व विद्यमान हो। अब बच्चे आपको पहले से पता है एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, एक अनुबंध के, एक वैलिड अनुबंध के क्या क्या तत्व है, क्या क्या एलिमेंट है, वो ऑलरेडी मैं आपको सबसे पहली वीडियो में मैं आपको क्लियर कर चुका हूं।
वहां से आप पढ़ लेना, वो सारे पॉइंट आपको उसमें मिल जाएंगे। बस अब इससे ज्यादा मैं इसको पढ़ के नहीं दिखाऊंगा, क्यों? क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, है ना। आप भी बोर हो चुके हो, कितना करोगे बेटा, पहला चैप्टर है। बट ध्यान रखना, ये पहला चैप्टर अगर आपने अच्छे से किया तो 2 क्वेश्चन तो कंफर्म इसमें से मिलेंगे ही मिलेंगे आपको करने को। पूरी बुक में से सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर की, इस वजह से ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा बड़ा है। बाकी जितने भी चैप्टर आएंगे उसमें से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, इसीलिए वो छोटे चैप्टर्स हैं। बड़ी वाला चैप्टर इसलिए बड़ा है क्योंकि इसमें से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अच्छा, अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कानून की दृष्टि से, बच्चे कानून की दृष्टि से ठहराव का कोई मूल्य नहीं होता, किन किन वजह से नहीं होता, क्या क्या लिखा है वो देखो। पहला पॉइंट, अनुबंध करने के अयोग्य पक्षकारों द्वारा किए गए ठहराव। अयोग्य पक्षकार, अगर आपने ठहराव ऐसे पर्सनों से किया है, ऐसे आदमियों से किया है, ऐसे पक्षों से किया है जो अयोग्य है, जो आप कह सकते हो कि जो अनुबंध कर ही नहीं सकते, जो समझौता ही नहीं कर सकते, अगर आप ऐसे लोगों के साथ अगर आप ठहराव करते हो तो ऐसे जो अनुबंध होते हैं, ऐसे जो ठहराव होते हैं वो व्यर्थ घोषित कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ तथ्य संबंधित। अब देखो बेटा, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, आप रीड कर लेना क्योंकि आप ही ने कहा था कि टाइम कम है आपके पास। तथ्य संबंधी गलती पर आधारित ठहराव। तथ्य संबंधी, अगर आप किसी भी विषय वस्तु पर, किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप समझौता कर रहे हो, लेकिन अगर वही विषय वस्तु ही अगर गलत है, अगर आप गलत तरीके से समझ के बैठे हुए हो, आपने कुछ और बोला, सामने वाले ने कुछ और बोला, वो पॉइंट जिस मोटिव से आपने समझौता किया वो मोटिव ही क्लियर नहीं है, तो ऐसे में जो ठहराव होगा वो व्यर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है अवैधानिक प्रतिफल या उद्देश्य वाले ठहराव। ऐसे ठहराव जिनका उद्देश्य ही आपका जो कानून की नजर में वैलिड ना हो। फॉर एग्जाम्पल किसी चोरी करना, या आप प्रतिफल सामने वाले को दे रहे हो, आप प्रतिफल क्या दे रहे हो, आपने कहा कि अगर ये वाला काम कर दोगे मेरा तो मैं आपको चरस, गांजा, हीरोइन ये सब कुछ दे दूंगा। तो ऐसे में जो प्रतिफल है जो आप इसको रिटर्न में दे रहे हो किसी काम की वजह से, तो वो भी गलत है। या फिर मैंने आपको ट्यूशन दिया और आपने मुझे क्या दे दिया, आपने मुझे बंदूक दे दी, देसी कट्टा दे दिया, लो सर आपके लिए देसी कट्टा, तो वो जो प्रतिफल जो आपने मुझे दिया वो वैलिड नहीं है कानून की नजर में, तो वो इलीगल चीज हो गई वो। तो ऐसे भी जो ठहराव होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके व्यर्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है आंशिक रूप से अवैधानिक प्रतिफल या उद्देश्य का ठहराव। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, आंशिक रूप से अवैधानिक प्रतिफल। आंशिक कहने का मतलब क्या है, जो पहला वाला जो हमने पॉइंट पढ़ा है उसी का ही दूसरा पॉइंट उन्होंने बना दिया खींच तान के, और कुछ भी नहीं किया, इन्होंने जबरदस्ती करके खींचा है इसको। इन्होंने कहा है कि आंशिक रूप से भी वो प्रतिफल या वो उद्देश्य जिसके लिए आप समझौता कर रहे हो, वो अगर आंशिक रूप से, थोड़े से भी रूप से अगर वो असंवैधानिक है, अगर वो कह सकते कानून की नजर में इलीगल है, तो भी जो आपका जो क्या कहते हैं एग्रीमेंट है, आपका समझौता है, वो व्यर्थ हो जाएगा। पहले वाले पॉइंट को इन्होंने खींच के लिखा है और कुछ नहीं है उसमें नया। पॉइंट लिखा हुआ है नेक्स्ट, बिना प्रतिफल के ठहराव। अगर आप किसी से समझौता करते हो बिना प्रतिफल का होता है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने पंडित जी को कहा कि पंडित जी मंदिर का दरवाजा मैं लगवा दूंगा या मंदिर की दीवार में बनवा दूंगा, या फिर मैंने ये कहा कि मैं भंडारा करवा दूंगा, तब रिटर्न में मुझे कुछ मिला नहीं मिला, तो ये सारी जो चीजें प्रतिफल का अभाव हो जाएगा उसके अंदर। प्रतिफल का मतलब है कि दोनों को कुछ ना कुछ मिले, अदले का बदला। अब ये मत कहना मन की शांति मिलेगी सर आपको, ये ऐसी कुछ भी चीज नहीं होती, ठीक है, वो एक अलग बात है। तो आप धार्मिक में चले गए, वो वापस आ जाओ वहां से। हाँ, तो पॉइंट क्या था आपका कि अगर प्रतिफल अगर दोनों के लिए नहीं है किसी भी समझौते में, तो ऐसे जो समझौते होते हैं वो भी व्यर्थ घोषित कर दिए जाते हैं। आगे लिखा हुआ है विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव। कोई विवाह संबंधित जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो सारे वैलिड होते ही नहीं है कानून की नजर में, बशर्ते आप कोर्ट में जाके शादी का जो सर्टिफिकेट होता है वो लेकर आ जाओ। अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट नहीं ला सकते तो शादी सर्टिफिकेट जितने भी ठहराव है सारे वैलिड नहीं माने जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। हाँ, हमारे ग्राम पंचायत को लेकर थोड़ा सा इश्यू वहां पे क्रिएट हो जाता है, लेकिन कानून की नजर में देखा जाए तो ऐसा कोई भी समझौता नहीं माना जाएगा, तो वो सभी व्यर्थ है शादी से रिलेटेड जो भी है। आगे का पॉइंट हमारे सामने क्या है, व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव। अगर आप ठहराव कुछ इस तरीके से करो, अब यहाँ पर पॉइंट क्या आ गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया ना कि आपका जो असंवैधानिक या अवैधानिक इलीगल आपका जो मोटिव, आपका जो उद्देश्य है समझौता करने का, वो लीगल ही नहीं है। तो क्या लिखा है, व्यापार में रुकावट। अगर आप ऐसा कोई ठहराव कर रहे हो किसी पर्सन के साथ कि उसका बिजनेस रुक जाए या वो किसी दूसरे वाले का बिजनेस को रोके, तो ऐसे इलीगल जो मोटिव है तो वो सभी आपके जो ठहराव है वो सभी क्या हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। बच्चे आंसर को सिर्फ से खींचा है इन्होंने, कुछ नहीं किया इसके अंदर। धारा यहाँ पे दे रखी है, मैं कोई जल्दी में बता रहा हूँ, इसलिए धारा मैं आपको नहीं बताऊंगा बेटा, इसके अंदर आप खुद पढ़ लेना, आपके सामने आंसर बिल्कुल दे रखा है।
ये मैं इसलिए भी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्यों, क्योंकि रीजन ये है कि बेटा चैप्टर ऑलरेडी बहुत ज्यादा खींच चुका है, और अगर आप भरोसा करते हो तो बच्चे ये चैप्टर लिटरली ये चैप्टर बहुत ज्यादा टाइम लेगा, और अगर आपको लॉ का पेपर अगर आपको देना है तो मिनिमम आपको 3 महीने देने होते हैं अच्छे से तैयारी करने के लिए, तभी ये चैप्टर क्लियर होते हैं। अब फिर भी मेरी कोशिश है कि आपको कम से कम इतना मैं करा दूं कि आपके 70-80 मार्क्स फिर भी आ जाएं। ठीक है, पॉइंट आ जाता है बेटा हमारा नेक्स्ट। लिखा हुआ है कि वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालने वाले ठहराव, ऐसा ठहराव जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को अनुबंधों के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों को न्यायालय में परिवर्तित कराने से रोका जाए। मतलब अगर ऐसा कोई ठहराव हो जाए कि अगर वो पर्सन जिसके साथ आपने ठहराव किया वो उसको अगर अनुबंध में कन्वर्ट करता है और अपना कोई न्यायालय कोई कानून के जरिए अगर कोई अधिकार प्राप्त करता है और उसमें अगर वो कोई भी प्रॉब्लम ला रहा है ऐसा ठहराव, तो उसे भी हम व्यर्थ कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ कि मान के चलो आपने किसी के साथ ठहराव किया, ठीक है, आपने किसी से समझौता किया, और ऐसे में आपने जब उसके साथ उस ठहराव को अनुबंध में कन्वर्ट कर लिया, तो अनुबंध का मतलब क्या होता है कि आपने उसको कानूनी रूप एक प्रकार का दे दिया। अब ऐसे में कानूनी रूप में जब आपने उसको परिवर्तित किया तो आपको कोई ना कोई अधिकार मिलते हैं, जैसे कोर्ट में जाने का, सामने वाले ने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट की तब। और अगर उस अनुबंध के अंदर, अगर उस ठहराव के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस आपने मतलब सामने वाली पार्टी ने आपके सामने रख दिए थे समझौता करते समय कि आप अपने अधिकार को यूज ना कर पाओ, तो ऐसे जो ठहराव है वो भी व्यर्थ माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपने ये कह दिया कि अगर आप मेरे साथ ये समझौता करोगे तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट मुझसे कहो, आप कोर्ट में नहीं जाओगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या कहलाएगी, या फिर आप ये कह सकते हो कि सामने वाले ने ये बोल दिया कि जो भी एंड में जो भी रिजल्ट होगा वो सिर्फ मेरा होगा, मेरा ही कहना माना जाएगा, ये होगा वो होगा फलाना ढिमकाना होगा, और आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर इस तरीके से अगर कोई समझौता होता है तो वो व्यर्थ होता है। क्यों? क्योंकि वो आपको आपके अधिकार यूज करने का मौका आपसे छीन लेगा। तो ऐसे ठहराव क्या हो जाते हैं, आपके व्यर्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव। अनिश्चित अर्थ का मतलब क्या हो गया? अनिश्चित अर्थ का मतलब हो गया कि जब आप ठहराव कर रहे थे, जब आप समझौता कर रहे थे, तो ऐसे में जो उद्देश्य था वो निश्चित नहीं था, या जो प्रतिफल था वो निश्चित नहीं था। फॉर एग्जाम्पल आप चले गए सामने वाले के पास, आपने उससे कहा कि मुझे तेल दे दो। अब तेल किस चीज का चाहिए वो आपको पता नहीं। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी समझौता करते हो किसी भी प्रकार का, किसी भी चीज का, और वो चीज अगर आपकी क्लियर नहीं है, तो ऐसे जो अनुबंध हुए हैं, ऐसे जो ठहराव हुए हैं, ऐसे जो एग्रीमेंट हुए हैं, वो सभी क्या हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। आगे का पॉइंट देखते हैं बेटा, जल्दी खत्म होने वाला है, 2 पॉइंट और बचे हमारे पास। 2 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट, 10वां पॉइंट, बाजी का ठहराव। बाजी का मतलब क्या हो गया बेटा? बाजी का मतलब क्या हो गया? बाजी का मतलब हो गया कि आपने जैसे सट्टा वट्टा होता है वैसे उसको हम बोलते हैं बाजी। लिखा गया है वो देख लेते हैं। बाजी के ठहराव में वह ठहराव होते हैं जिनमें एक पक्ष से दूसरे पक्ष को किसी अनिश्चित घटना के निश्चित हो जाने पर धन या धन के बदले वस्तु देने का वचन देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी पर्सन को कहा कि अगर ये मैच, ये पर्सन अगर जीत जाएगा, अगर इंडिया जीत जाएगी तो मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा, अगर हार गई तो आप ये पैसा मुझे दे दोगे। तो ये सट्टा जिसे हम कहते हैं उसको हम बोलते हैं बाजी के ठहराव। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा असंभव कार्य करने के ठहराव। कोई भी ऐसा काम, जैसे फॉर एग्जाम्पल तारे तोड़ के लेके आ जाना, मैं जमीन फाड़ दूंगा, सीना फाड़ के हनुमान जी दिखा दूंगा, ये जो भी ठहराव है आपके, वो सारे सारे कौन से होते हैं बेटा? आपके व्यर्थ घोषित हो जाते हैं, इनका कोई भी मतलब नहीं होता। चलिए अब ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। ये आंसर है बेटा, इस आंसर को देख लो और बाद में वीडियो को पॉज करके देखते रहना, पढ़ते रहना बेटा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको तो आप देखो ही मत बेटा, आंखें बंद कर लो, इसमें ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं देखना। और एक क्वेश्चन ये दे रखा है, ये भी आपको नहीं देखना, आंखें बंद करो बेटा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है बेटा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे बच्चों को आता नहीं और ये एग्जाम में लेकिन आ जाता है। बच्चों को नहीं आता लेकिन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट गर्भित अनुबंध होता क्या है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। और आपके सामने क्योंकि बुक तो है ही, आप पॉज करके वीडियो को आराम से पढ़ सकते हो, देख सकते हो बेटा, ठीक है। जब हम बात करें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो बच्चों क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सबसे, जितने भी हमने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे उन सभी से एकदम अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक ऐसा अनुबंध जो बाकी नॉर्मल अनुबंधों से बहुत अलग है, उसको बोलेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अभी होता क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं बेटा। आप नॉर्मली बताओ कि अनुबंध बनता कैसे? अनुबंध बनता है समझौते प्लस जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उसके साथ।
तो इसके अंदर क्या होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि आपको एसेंशियल एलिमेंट नहीं चाहिए। इवन इसके अंदर आपको एग्रीमेंट, आपको समझौता या आपको ठहराव भी नहीं चाहिए होता, ये अपने आप बन जाता है। अब ये किस तरह से बनता है, इसके क्या क्या केसेस हैं वो पढ़ेंगे बेटा। अब लेकिन उससे पहले मैं एक लाइन आपको समझा देता हूँ यहाँ पे पढ़ के कि वो लाइन क्या कहती है। इधर देखो बेटा, सबसे पहले इधर देखो, गर्भित अनुबंध वह अनुबंध है जिनका निर्माण पक्षकारों के प्रस्ताव एवं स्वीकृति से नहीं होता। प्रस्ताव एवं स्वीकृति से नहीं होता मतलब क्या है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों। नॉर्मली अनुबंध कैसे बनेगा, पहले समझौता बनता है, उसके बाद वो अनुबंध बनता है। समझौता कैसे बनता है, ऑफर और उसको एक्सेप्ट करके। लेकिन गर्भित अनुबंध इन दोनों से नहीं बनता, बल्कि राज नियम द्वारा किया जाता है। राज नियम का मतलब कानून के द्वारा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को एक अधिकार प्राप्त है, वो प्राप्त है सरकार का, कानून का। तो कानून के नजर में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, जिसके लिए आपको ना तो किसी प्रस्ताव की जरूरत है, ना तो किसी स्वीकृति की जरूरत है। कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा, प्रस्ताव करते, कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा और अनुबंध करते हुए चला जाएगा, जिसको हम बोलेंगे गर्भित अनुबंध। अब देखो ये पॉइंट है क्या और ये जरूरी क्यों होता है आपको पता चलेगा। तो अब देखते हैं कि किस किस कंडीशंस में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आता है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं। बेटा सबसे पहला जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का जो एग्जाम्पल है वो है अनुबंध के लिए अयोग्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति। अनुबंध के लिए अयोग्य व्यक्ति, अगर आपको अनुबंध करना है, अगर आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए आपको एक अयोग्य व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी। अयोग्य व्यक्ति कौन होता है, अयोग्य व्यक्ति वो होता है या तो वो अवयस्क हो, छोटा बच्चा हो, या तो वो पागल हो। दो में से कोई एक ऐसा पर्सन हो जो अपनी खुद की जरूरतें पूरी ना कर पाए। ऐसे में अगर आप उसकी जरूरी चीजें जैसे खाने पीने को लेकर, हेल्थ को लेकर, ये सारी चीजें अगर आप उसकी पूरी कर देते हो तो ऐसे में आपके और उसके बीच में एक अनुबंध बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब ध्यान रखना कि ऐसे में वो पर्सन आपके पास नहीं आया, ना तो आप उसके पास गए समझौता करने के लिए, ना तो उसने आपको ऑफर दिया, ना तो आपने उसको ऑफर देके या एक्सेप्टेंस मांगी। आप दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। तो ऐसे में फिर भी आपने एक मानवता के खातिर आपने उसके एसेंशियल जो भी उसको चीजें चाहिए थी वो आपने मुहैया कराई, वो आपने उसको दी, आपने उसकी एक तरह से हेल्प करी। अब ऐसे में अब आपके और उसके बीच में एक अनुबंध हो गया, जिसको हम बोलते हैं क्वासी अनुबंध। अब इस कंडीशन में आपको बेनिफिट क्या होगा, आपको बेनिफिट ये होगा कि जो भी आपने हेल्प की, जितने भी अमाउंट की, वो आप उसकी संपत्ति से बाद में लेने के अधिकारी बन जाते हो। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो सारे बनते हैं आपके क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, और जो कि कानून के नजर में मान्यता प्राप्त है। अब आप कहोगे कि सर ये तो गलत बात है, पहले हमने अनुबंध में पढ़ा था कि आपको दो या दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, उसमें फ्री कंसेंट होना चाहिए, पहले प्रस्ताव होना चाहिए, फिर उसमें स्वीकृति मिलनी चाहिए, उसमें कोई ना कोई क्या कह सकते हैं उसे आपका प्रतिफल कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना, कंसिडरेशन चाहिए एक दूसरे के लिए। ये सारे एलिमेंट जो भी है वो अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी नहीं है। वो इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि अगर आप उन्हीं डेफिनेशन को अगर आप रटते रहोगे तो इस तरह से तो कोई भी पर्सन किसी दूसरे की हेल्प ही नहीं करेगा, राइट। और जब हेल्प नहीं करेगा तो ऐसे में वो जो मानवता जिसे हम कहते हैं उस पर्सन की, फिर वो कह सकते हो कि उसकी कंडीशंस क्या होगी, राइट। तो अगर कोई छोटा बच्चा है, मान के चलो वो 2 महीने का है, 3 महीने का है, और बाई चांस उसकी फैमिली अगर कहीं और है या चल बसी है, कुछ भी कह सकते हो, कंडीशंस बहुत अलग अलग हो सकती हैं। और ऐसे में कोई उसका पड़ोसी अगर उस बच्चे को अगर पालता है और जो भी उसके ऊपर खर्चा करेगा वो उसकी संपत्ति से बाद में उससे उतना ही खर्चा, जितना भी उसने पैसा खर्च किया, वो अमाउंट लेने का अधिकारी बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है अपने हित के लिए दूसरे व्यक्ति की ओर से भुगतान करना। अगर आप अपने हित के लिए, अपने हित का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे ध्यान रखना, इसका मतलब ये है बच्चे कि अगर आप किसी और के जरिए, मतलब किसी और के बिहाफ पे अगर आप पेमेंट कर रहे हो, तो ऐसे में जो कानून होता है, जो राज नियम जिसे हम कहते हैं, राज नियम हिंदी में कानून, ये बाध्य हो जाता है कि वो पर्सन जिसके बिहाफ पे आपने दिया पेमेंट, वो पर्सन अब आपको पेमेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त के साथ कहीं गए और आपके दोस्त ने किसी से उधार ले रखा था और सडनली वो पर्सन आपके सामने आ गया, उस पर्सन ने आपके दोस्त से पैसे मांगे और आपके दोस्त के पास नहीं थे, तो आपने अपनी जेब से दे दिए। अब आपका दोस्त, अब वो बाध्य हो गया, वो आपको अब पैसे देगा, राइट।
तो इसलिए यहाँ पे बोला हुआ है कि अपने हित के लिए दूसरे व्यक्ति की ओर से भुगतान करना। अब ध्यान रखना, जब ये कंडीशन जब आती है, जब आप किसी और के बदले में आप भुगतान करते हो, तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कभी उसको ऑफर नहीं दोगे, ना तो सामने वाला आपको ऑफर देगा। बाय चांस कभी टाइम होता है तो बात हो जाती है, लेकिन अगर ये सारी चीज सडनली हो जाए तो इस तरीके से आप वेट नहीं करोगे एसेंशियल एलिमेंट होने के लिए। नहीं तो आप ये कहोगे कि भैया अभी वेट करो, पहले दूर से आओ, मुझे ऑफर दो, फिर मैं एक्सेप्ट करूंगा, फिर मैं ये करूंगा वो करूंगा, जितने भी सारे एसेंशियल एलिमेंट है सारे उसमें डालूंगा, उसके बाद फिर मैं पेमेंट करूंगा आपकी तरफ से। तो ऐसी कंडीशंस में जो भी अनुबंध बनता है उसको हम बोलते हैं क्वासी अनुबंध। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि आपने अपने बेनिफिट के लिए, अपने बेनिफिट का मतलब ये हो गया कि बाद में आप उससे पैसा ले लोगे, उसी चीज को बोला है आपने बेनिफिट के लिए, आप सामने वाले की तरफ से पेमेंट कर देते हो। तो ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, और यहाँ पे आप कोई भी ना तो ऑफर करते हो, ना तो आपको एक्सेप्टेंस मिलती है, ना तो यहाँ पे फ्री कंसेंट होता है, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे आपके लिए 2 पॉइंट में बताया हुआ है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे? थर्ड पॉइंट है आपका, ये तो कोई सारे जो पॉइंट है टोटल 5 पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं जिसमें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनता है अपने आप। तो जो थर्ड पॉइंट है वो है लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति का दायित्व। इसके अंदर क्या है, इसके अंतर्गत क्या है बच्चे, इसमें क्या हो जाता है कि बाई चांस देखो इसमें कुछ गलतियां हो जाती है। गलतियां का मतलब क्या है कि मान के चलो कि मुझे किसी पर्सन के घर पे कुछ सामान पहुंचाना था, लेकिन मैंने उसके घर पे ना पहुंचा के मैंने किसी और के घर पे पहुंचा दिया। तो जिसके घर पे पहुंचाया था उसको फ्री में वो मिल गया। अब उसके दायित्व क्या है, अब देखो मेरा और उसका क्या बन गया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब बना क्या, जिसको भी मैंने सामान पहुंचाया, अब अगर वो या तो उसको यूज करे या तो वो मुझे वापस करे। अगर वो उसको यूज करता है तो वो मुझे उसके बदले पैसा देगा, अगर नहीं देता तो वो उसे मुझे सामान वापस करेगा वो, ठीक है। तो ऐसे में जो गलती से जो अनुबंध बना उसको बोलते हैं क्वासी अनुबंध। यहाँ पे ध्यान रखना, लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति का दायित्व बन जाता है 2। जिसको वो सामान मिला है फ्री में उसका दायित्व 2 प्रकार से, या तो वो मुझे उसका पैसा देगा या फिर वो मुझे पूरा सामान एज इट इज लौटा देगा। तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा क्या बन जाता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और कई बार क्या हो जाता है कि आप किसी का रिचार्ज करा देते हो, गलती से नंबर चेंज हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, और फिर आप उस पर्सन को कॉल करके बोलते हो कि यार मैंने गलती से करा दिया था और आप मुझे करा दो। तो याद रखना कि आप इसके ऊपर केस कर सकते हो इस चीज के ऊपर, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट हुआ है। और ऐसे में आपको उसके बीच में ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजों के बिना भी आप दोनों के बीच में क्या बन गया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, ठीक है। तो 3 पॉइंट आपके सामने आ गए जिसके अंदर आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आप देखते हो बनते हुए। फोर्थ जो पॉइंट है बेटा वो है माल पाने वाले का कर्तव्य। सेम चीज जो हमने ऊपर पढ़ा वो सेम चीज नीचे है कि मैंने माल किसी और को देना था, मिल गया किसी और को, तो ऐसे में या तो वो लुटाएगा या तो उसको पैसा मेरे को वापस करेगा। आप रिचार्ज वाला ही पॉइंट लिख सकते हो अगर आपको लिखना हो तो। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा, गलती से अथवा उत्पीड़न के अधीन रुपया अथवा माल देने की दशा में। अब ये पॉइंट क्या है ये थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन और रह जाएगा, फिर हमारा आज के टॉपिक खत्म हो जाएगा बच्चे। जो भी अभी तक बच्चे हमने पढ़ा था उसी का ही एक पॉइंट दोबारा से इन्होंने घुमा फिरा के दे दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, गलती से उत्पीड़न के अधीन। उत्पीड़न के अधीन का मतलब क्या हो गया कि मान के चलो आपने ऋण ले रखा है, किसी उधार ले रखा है, तो अब आपको उसको पेमेंट करनी होगी, तो उसको हमने नाम दिया उत्पीड़न के अधीन। वो आपको देना ही पड़ेगा, वो एक तरह से आपके लिए सजा ही है। एग्जाम्पल क्या है बेटा, एग्जाम्पल ये है ए और बी संयुक्त रूप से सी को 5,000 रुपए देने के ऋणी थे। मान के चलो ए और बी ने दोनों ने मिलकर सी से 5,000 रुपए ले रखे थे और ए और बी दोनों को मिलाकर 5,000 रुपए सी को देने हैं। अब हुआ क्या कि बी को पता नहीं चला और ए ने पूरे 5,000 रुपए उसको दे दिए सी को। अब सी के पास 5,000 रुपए पहुंच चुके हैं और ये वाली बात बी को नहीं पता, और बी भी क्या करता है, वो भी 5,000 रुपए दे देता है उसको, और सी जानबूझकर वो पैसा अपने जेब में रख लेता है, वो बताता नहीं है। अब यहाँ पर सी का कर्तव्य क्या है बेटा, सी का कर्तव्य है या तो वो 5,000 रुपए जो उसको एक्स्ट्रा मिले थे वो उसको वापस करे, अदरवाइज ए और बी के पास एक अथॉरिटी हो जाएगी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कि वो उसके ऊपर केस जाके कर सकते हैं। तो टोटल 5 पॉइंट थे हमारे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि इसमें आपको एसेंशियल एलिमेंट नहीं चाहिए होते, ये अल्टीमेटली आपका बन जाता है। वो यहाँ ना तो यहाँ पे कोई ऑफर होता है ना तो यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस होती है, ये अल्टीमेटली एक व्यवहार के थ्रू ही अपने आप बन जाता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा हमारा वो है हमारा कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, संयोगिक अनुबंध। इसको देख लेते हैं ये रहा। अब इसको देखेंगे, इसका भी पॉइंट बहुत ही जल्दी करेंगे बेटा, बहुत ही छोटा पॉइंट है, ज्यादा कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। तो इसको भी आप करते हैं, देखते हैं कि संयोगिक अनुबंध या कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, चलिए जानते हैं।
बट ये भी अपने आप में एक अलग ही टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये संयोगिक अनुबंध का मतलब संयोग, नाम ही आ गया संयोग। संयोग का मतलब होता है कि बाई चांस अगर ये हो गया तो, जैसे अगर आप अपने दोस्त से एक ही दिन में अगर 4 बार मिल जाते हो बाई चांस घूमते हुए, तब उसको बोलते हैं संयोग से हम मिल गए, या बाई चांस कोइंसिडेंस से मिल गया, तो उसी को हम बोलते हैं संयोगिक अनुबंध। ये अनुबंध ऐसे अनुबंध होते हैं कि अगर आप यहाँ पे बोलते हो कि अगर बाई चांस अगर ये चीज हो गई तो हम दोनों के बीच में अनुबंध बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कहते हो कि अगर तू ये मकान, उसका मकान पे कोई केस चल रहा होगा, लेट्स सपोज आपने कहा कि अगर तू ये मकान का जो केस है अगर तू जीत जाता है तो ये मकान मैं खरीद लूंगा, और उसने कहा ठीक है तू खरीद लियो। तो ऐसे जो अनुबंध हुए हैं वो क्या होते हैं, संयोगिक अनुबंध। लेकिन अगर इस जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था, अगर हम इसको सिंपली एग्जांपल के नाम पर अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है कि एक पर्सन जाता है दूसरे वाले को बोलता है कि मुझे तेरा मकान खरीदना है इतने लाख में, उसने कहा ठीक है भैया खरीद ले। तो ऐसे में तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक नॉर्मल तरीके का अनुबंध है। लेकिन संयोगिक तब हो जाता है जब उसके ऊपर कोई केस चल रहा होता है, या फिर फॉर एग्जाम्पल वो पर्सन बोल सकता है कि एक बार मैं अपनी बेटे की शादी कर लूं तब ये मकान में बेच दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि कोई ना कोई एक कंडीशन रख देगा कि अगर ये चीज हो जाएगी तो फिर मैं ये कर दूंगा। तो ऐसे जो अनुबंध होते हैं उसको हम बोलते हैं संयोगिक अनुबंध। ठीक है, अब पॉइंट आ जाता है इसके अंदर कि इसके एसेंशियल जो एलिमेंट है वो होते क्या है, उसके तत्व क्या क्या है। तो इसमें जो सबसे पहला जो तत्व है बेटा, टोटल हमें इसमें दे रखे हैं 4 तत्व। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन का आंसर नहीं है, बहुत ही छोटा सा है, इसलिए बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। पहला पॉइंट है किसी कार्य को करने या ना करने का अनुबंध। पहला पॉइंट इसमें यह है कि ये जो अनुबंध होता है वो अनुबंध होता है किसी कार्य को करना या ना करने का। ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मैं मकान खरीद लूंगा अगर आप केस जीत गए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप किसी काम को करने के लिए अनुबंध कर रहे हो। ये वाला जो पॉइंट है वो नॉर्मल है, वो हर एक अनुबंध में होता है। अनुबंध होता ही है या तो किसी काम को करना या तो किसी काम को ना करना। अनुबंध 2 तरीके से होगा, या तो किसी काम को करने के लिए होगा या तो ना करने के लिए होता। इसमें कोई नया पॉइंट इसने नहीं दिया। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है वचनों का निष्पादन किसी भावी घटना की घटने अथवा ना घटने पर निर्भर होता है। तो जैसे मैंने अभी आपका एग्जांपल दिया था वही कि अगर ये चीज हो जाएगी तो मैं ये करूंगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट भी ये क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा, घटना अनुबंध के समपार्श्विक होनी चाहिए। समपार्श्विक का मतलब होता है समांतर। समांतर मतलब सेम होनी चाहिए। संयोगिक अनुबंध जिस घटना पर आधारित है वह अनुबंध के समांतर होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के नाम पे सुन लेते हैं कि लिखा क्या है। यदि ए का मकान जल जाए तो बी 1 लाख रुपए बी को देने का अनुबंध करता है। मकान जलने या ना जलने की संयुक्ता पर 1 लाख रुपए देने या ना देने का अनुबंध निर्भर करता है। यहाँ पे इन्होंने गलती लिख दी, यहाँ पे ए लिखना चाहिए था कि बी 1 लाख रुपए ए को देने का अनुबंध करता है। तो यहाँ पे बोला क्या है, इन्होंने जो कंडीशन जो रखी है वो दोनों के सेम है। ये होगा तो मैं ये कर लूंगा, जैसे ही हो जाएगा वैसे ही हो जाएगा। तो ये समानांतर चल रहा है, राइट। ऐसा नहीं है कि आग अभी लगेगी तो मैं 200 साल के बाद दूंगा पेमेंट उसी टाइम हो रही है कि अगर ये काम हो जाएगा तो मैं ऑन द स्पॉट ये चीज दे दूंगा। तो इसे हम बोलते हैं घटना अनुबंध के समपार्श्विक होनी चाहिए। आगे क्या लिखा हुआ है, अब देखो जब जैसी घटना हो जाए वैसे अनुबंध का हो जाना चाहिए। ये ना हो कि घटना हो चुकी है, अनुबंध हो रहा है 200 300 400 साल के बाद, तो अनुबंध उसी टाइम हो जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट जो सबसे लास्ट पॉइंट है बेटा, जल्दी कर रहा हूँ सिर्फ आप सब बच्चों के लिए ही, ताकि आप जल्दी इसको कवर कर सको। पहला चैप्टर हमारा जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर दोबारा मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा इन सभी चैप्टर्स के अगेन। तो अभी इसको देख लेते हैं एक बार और। लास्ट पॉइंट है हमारी इस वीडियो का, उसके बाद खत्म हो जाएगा। संयोगिकता अथवा घटना किसी पक्षकार की इच्छा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। ये मेन पॉइंट है इसका। इसमें लिखा हुआ है संयोगिता अथवा घटना, आप उसको घटना कह सकते हो, किसी पक्षकार की इच्छा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर कोई भी कंडीशन रख रहे हो कि अगर ये हो जाए तो मैं ये कर दूं, तो ऐसे में वो जो डिसीजन है वो किसी की इच्छा पे नहीं होनी चाहिए। वो घटना कि अगर वो चाहे तो वो घटना होगी, नहीं तो नहीं होगी, राइट। अब कैसे लिखा है, एग्जाम्पल क्या है वो पढ़ लेते हैं कि घटना का घटित होना अथवा ना होना किसी एक पार्टी या पक्षकार की इच्छा पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जैसे ए बी से कहता है कि अगर मैं अपने पुत्र की शादी होने के बाद आपको 10,000 रुपये दूंगा तो यह संयोगिक अनुबंध नहीं है, क्योंकि पुत्र की शादी करना या ना करना एक ही इच्छा पर निर्भर करता है। तो अभी जो हमने एक एग्जांपल लिया था वो लिया था हमने शादी का, कि अगर मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा तो मैं ये दे दूंगा। तो वो जो आपका एग्जांपल हुआ
वो बच्चे हुआ इसके अकॉर्डिंग मान्यता प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो अपनी बेटी की शादी करेगा तो वो उसकी इच्छा पर निर्भर है। तो ध्यान रखो कि वो एग्जाम्पल यहाँ पे आपको लिखना है और वो ऊपर नहीं लिख सकते, आप यहाँ पे लिखोगे। तो ऐसे में जब भी आप एक ऐसा अनुबंध की बात करते हो जो संयोग के ऊपर है, तो वो संयोग दोनों में से किसी भी पार्टी की इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे केस चल रहा है, आग लगने का, एक्सीडेंट होने का, तो ऐसी जो चीजें होती है वो किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं होती, ये ध्यान रखना। अब ये मत कहना कि मैंने जानबूझ के गाड़ी ठोक दी, ठीक है। तो बच्चे ये पॉइंट था हमारा संयोगिक अनुबंध का। मैंने आपको ज्यादा डीपली नहीं पढ़ाया, ध्यान रखो, क्योंकि आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो ज्यादा डीपली नॉलेज नहीं लेनी आपको बस आपको इतना याद करना है कि आप एग्जाम में अच्छे से लिख कर आ पाओ। जितने भी इसकी धाराएं हैं, जितने भी इसके एक्ट हैं, जरूर वो बेटा रीड करो। मैं इसलिए उसको अंडरलाइन नहीं कराता, क्योंकि अगर मैं आपको प्रोफेशनली अगर मैं आपको पढ़ाने लग जाऊं तो बच्चे उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। सेकेंडली आपके सर में दर्द हो जाएगा कि मैं कितनी डेट याद रखूं, कितनी धाराएं मैं याद रखूं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको नहीं यहाँ पे बताता, मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ कि इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, इसके टॉपिक क्या क्या, इसके हेडिंग्स क्या क्या है, और कोशिश है कि आप अच्छे एग्जाम में करके आओ। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको एक टिप देना चाहूं तो बेटा टिप यही होगी आपके लिए कि जितनी भी धाराएं हैं इसकी वो बेटा याद रखना, कोशिश करना कि वो जो एक्ट होते हैं उसके साथ ही आप अपने आंसर को एक्सप्लेन करो, मेक श्योर, ठीक है। इतना ध्यान रखो, बस काफी है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है, और इतना कर लो काफी हो जाएगा बच्चे। और हाँ, ज्यादा डीपली नॉलेज मत लेना बेटा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सब्जेक्ट और भी ज्यादा है, यही नहीं है और भी सब्जेक्ट है आपके, वो भी करना है। और दूसरी बात ये बच्चे, कड़वा है बट बिल्कुल सच है कि ये आप एक्ट कभी भी यूज नहीं करोगे। रीजन क्या है? ये जितने भी जो एक्ट होते हैं, पहली बात तो हमारे पास वकील बैठे हुए हैं हमें हेल्प करने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको नॉलेज है भी तो आप केस नहीं करोगे अपनी तरफ से, आप कोर्ट में जाके खुद नहीं चिल्लाओगे, आप ऑब्वियसली बात आप वकील ही करोगे, एक एडवोकेट करोगे, और वो आपको सारी चीजें बता देगा। तो आप सिर्फ इतना याद रखो जितना आपको एग्जाम में लिखना है, ज्यादा डीपली मत जाओ। बहुत सी चीजें मैंने देखी है यूट्यूब के अंदर, वीडियोस मैंने देखी है, उसमें बहुत डीपली बोला गया है, बट ध्यान रखो अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के अगर आप देखोगे उन वीडियोस को, तो वो वीडियो बनाने वाले जो टीचर हैं वो टीचर नहीं, वो एक्चुअल में लॉ के ही स्टूडेंट रह चुके हैं और उनको कानून की बहुत अच्छी समझ है, तो उन्होंने अपने लेवल के हिसाब से बनाया है। लेकिन आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको अपने लेवल पे समझ के आंसर लिखना है, तो आपको ज्यादा डीपली नहीं जाना, आप पूरे समंदर में तैरने लग जाते हो उसके अंदर, और आप पता नहीं एंड में जाके, कुछ सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन जब लिखने जाते हो तो भूल जाते हो भाई लिखूं क्या। तो ध्यान रखो, जितना पढ़ाया उतना याद रखो, इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और इससे ज्यादा डीपली जाने की भी जरूरत नहीं है। ऊपर से पढ़ो, बड़ा सतह में रहो, ज्यादा डीपली अगर पानी में जाओगे डूब जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेटा कमेंट जरूर करना और लाइक करके बेटा सब्सक्राइब कर देना, और अगर नए हो तो और शेयर जरूर करना बेटा दोस्तों के साथ। कोई देखे ना देखे, आप तो देख ही रहे हो, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।